तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा जो क्लास है आज का डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट क्या चीज़ है? डिटर्मिनेंट एक्चुअल में हमको मैट्रिक्स से मिलता है ना। मैट्रिक्स क्या था? हमारा कलेक्शन ऑफ कोई भी डाटा था और उसको किसी आयताकार रूप में यदि हम उसको क्या कर दें, कलेक्ट कर दें रेक्टेंगुलर रे के फॉर्म में, तो वो इस मैट्रिक्स कहलाता था। और उसमें पर्टिकुलर उसका कोई वैल्यू नहीं होता था मैट्रिक्स का। तो उस मैट्रिक्स को पर्टिकुलर वैल्यू देने के लिए हम एक नए वर्ड का यूज करेंगे और वो है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिटर्मिनेंट इज अ सिंगल स्केलर वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। चाहे तो इसका आप ऐसा डिफिनेशन भी आप बना सकते हैं। डिटर्मिनेंट इज अ सिंगल स्केलर वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के बाद हमको जो एक स्केलर वैल्यू मिलता है, उस स्केलर वैल्यू को, सिंगल स्केलर वैल्यू को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। किसका? उस मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स हमेशा ध्यान देंगे कैसा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए आपका। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने का जो तरीका है और उसके बाद जो वैल्यू मिलता है एक्चुअल में वो डिटर्मिनेंट है। तो अलग अलग ऑर्डर के लिए हम अलग अलग उसका सॉल्व करने का तरीका होगा। तो जैसे कोई 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है हमारे पास, पहला पॉइंट ए, तो डायरेक्ट उस वैल्यू ही उसका क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है ना। अब नेक्स्ट में यदि 2x2 के हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा? डायरेक्ट पहले ये डायगोनल एंट्री जो है उनका मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस एंटी डायगोनल में जो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो a11 a22 माइनस a12 इंटू a21 हो जाएगा ये। उसी क्रम में यदि हम 3x3 में आगे बढ़े, 3x3 में आगे बढ़े, तो इसको हम किसी रो या किसी कॉलम वाइज इसको क्या किया जाता है, आगे एक्सप्रेस किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है। तो जैसे हम रो 1 के रिस्पेक्ट में इसको हम एक्सपाउंड करना चाहते हैं, ये ऐसा, है ना। तो ये a11, तो जिस रो और कॉलम के एलिमेंट को लेंगे, हमको उस रो और उस कॉलम को हमको क्या करना है, वहां से हाइड करना है ना, इसको छोड़ देना है। तो उसके बाद जो एलिमेंट बचेंगे उसका मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा आपका 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा इसके बाद। तो ये 1 1 लेंगे तो ये पहला रो और पहला कॉलम छूटेगा। तो हमारे पास a22 a23 a32 a31 a33 बचेगा। नेक्स्ट हम क्या लेंगे? माइनस। ध्यान देंगे इसके जो क्रम को आपको अपने दिमाग में रखना है, ये आपका प्लस माइनस प्लस रहेगा। इसको इधर करता हूँ। ये प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस आ गया तो ये माइनस, ये प्लस, माइनस है तो फिर प्लस माइनस, और ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस। एक्चुअल में ये प्लस माइनस डिसाइड करने का जो तरीका होता है वो -1 टू द पावर i प्लस जे होता है, ये है ना। इस फार्मूले के हेल्प से हम प्लस माइनस डिसाइड करते हैं। तो जिस भी रो और जिस भी कॉलम को हम लेना चाह रहे हैं वो -1 की पावर में आ जाता है, i प्लस जे, है ना। जैसे हम a23 लिखना चाहते हैं, तो इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में यदि हम कोई डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, -1 टू द पावर 2 + 3। और यहाँ पे उस रो और उस कॉलम को छोड़ने के बाद जो भी वैल्यू बच गए उसको हमको इस प्रकार डिटरमिनेंट के रूप में लेके चलना है। तो ये 3/3 में नॉर्मल 2x2 3/3 इसका हल करने का ये तरीका है ना। इससे आगे जैसे और भी हमको मैट्रिक्स मिल जाते हैं और उसका यदि हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो वो विशेष प्रकार के मैट्रिक्स होंगे और उसको हल करने की कुछ कुछ प्रॉपर्टियां होंगी। तो उसको हम आगे और विस्तार में चर्चा करेंगे। फिलहाल नॉर्मल तरीका से जो डिटरमिनेंट हम निकाल सकते हैं वो 1x1 का, 2x2 का और 3x3 का। तो चलिए इसी में इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि डिटरमिनेंट हम किसी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टियों का यूज करके शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका जो पहला है, प्रॉपर्टियां सामने रहेंगी, उससे रिलेटेड हम एग्जांपल सॉल्व करते जाएंगे, है ना, राइट साइड में।
तो पहला पॉइंट है, इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स इज जीरो देन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज जीरो। कोई भी मैट्रिक्स है, उसका कोई भी कॉलम या रो क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। ये तो ये पूरे मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जिस रो में सारे एलिमेंट जीरो हो या कॉलम है, उसके रेस्पेक्ट में क्या कर दो, उसका विस्तार कर दो, है ना, एक्सपाउंड कर दो, तो ये पूरी वैल्यू आपको क्या दे देगा, जीरो दे देगा डिटरमिनेंट। तो ये पहला इसका प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, इफ एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल देन डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो। कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम सेम टू सेम हो जाते हैं, तो उस केस में भी उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो आपका जीरो हो जाएगा। इसी में ले लो आप एग्जांपल, ये ऐसा। तो यहाँ पे देखिए पहला कॉलम और दूसरा कॉलम दोनों आइडेंटिकल है, मतलब दोनों सेम टू सेम है। वन के यहाँ पहला एलिमेंट वन है तो इसका भी पहला एलिमेंट वन, ऐसा 1 2 3 1 2 3। तो इस केस में भी इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। जीरो कैसे हो रही है, चाहे तो आप इसमें ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, है ना। ऑपरेशन हम आगे और देखेंगे कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो ऑपरेशन में आप जनरली लगा सकते हैं कि C1 को यदि आप चेंज किए तो C1 माइनस C2 कर दिए। देखिए एक्चुअल में ये जीरो कैसे हो रहे हैं। कॉलम वन को हम चेंज करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, वन में टू को माइनस करते, तो 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ये देखिए अब ये पूरा कॉलम नंबर वन क्या होगा, पूरी तरह से जीरो एलिमेंट हो गया इसमें, और ये पूरा जीरो होते ही ये क्या हो जाएगा, जीरो। पहला प्रॉपर्टी हम यूज कर देंगे इसमें। तो इस तरीका से इसमें हम ऑपरेशन यूज करके इसके पिछले वाला जो प्रॉपर्टी है उसका हमने यूज किया। नंबर 3, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम आर इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई 1। क्या कह रहा है कि किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को यदि हम इंटरचेंज करते हैं, है ना, जैसे C1 को हम C2 बना दिए और C2 को C1 बना दिए, ऐसा, तो उस केस में जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाइड बाई -1 हो जाता है, मतलब एक माइनस क्या हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, इसका जो डिटरमिनेंट होगा, सपोज कुछ भी वैल्यू आ रहा है ना, इसमें हम कॉलम वन और कॉलम टू को चेंज किए, चाहे तो आप रो को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 5 6 1 2 3 और ये 7 8 9, ध्यान देंगे ये ऐसा हमने कॉलम वन को कॉलम टू बना दिया और कॉलम टू को कॉलम वन बना दिया। तो ऑपरेशन जैसे यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे उसको, ऐसा लिखेंगे, C1 को आप C2 बनाए और C2 को C1। तो इसका जो डिटरमिनेंट मिलेगा उसमें एक माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जितने बार भी आप इंटरचेंज करेंगे उतने बार आप माइनस क्या करते जाएंगे, उसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब जैसे इसको करने के बाद आपने 2 और 3 को इंटरचेंज कर दिया, तो फिर से एक माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो -1 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। उसी प्रकार मान जाए n बार आप इंटरचेंज करना चाह रहे हैं, किसी भी रो या मैट्रिक्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो -1 टू द पावर n और उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो थर्ड नंबर, कोई भी दो रो या दो कॉलम को आप यदि इंटरचेंज कर रहे हैं तो उसमें जितने बार भी आप इंटरचेंज करते हैं उतने टाइम आपको -1 मल्टीप्लाई करते जाना है। नेक्स्ट है, इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाई k देन डिटर्मिनेंट इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाई k। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, ध्यान दें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में एक बेसिक डिफरेंट क्या होता है कि जैसे किसी मैट्रिक्स में हम k का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ईच एलिमेंट के साथ क्या हो जाता था, वो मल्टीप्लाई हो जाता था, ऐसा 1 2 k A21 k A22। लेकिन जब हम डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो स्पेशल किसी एक रो या एक कॉलम में हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, जब हम डिटरमिनेंट की बात करते हैं, ये ऐसा। तो k A1 k A2 k A3 ऐसा होगा, और यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, तो जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके पूरे डिटरमिनेंट के साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन डिटरमिनेंट इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाई के जो है उसके पूरे डिटरमिनेंट के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें मैं और कोई अलग से एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, इसको और क्लियर समझने के लिए आप लोग एग्जांपल देखेंगे खुद से।
अगला है इसमें सम ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए डिटर्मिनेंट एक्चुअल में क्या होता है, हमारा कोई एक स्केलर नंबर होता है ना, क्या होता है, स्केलर नंबर होता है। सो देयर सम इज ऑलवेज पॉसिबल वेन एवर बी देयर ऑर्डर। उसके ऑर्डर के क्रम में यदि सेम है तो उसके एलिमेंट को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका कैसा होगा, देखिए मान लिया इसके पहले रो में A1 B1 C1 है और इसमें A2 B2 C2 है और ये सेम एलिमेंट है। चाहे तो आप राइट टू लेफ्ट भी आ सकते थे, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो यदि सेम एलिमेंट है तो वो एज इट इज बना रहेगा और उसके जो अलग अलग एलिमेंट है वो ऐड हो जाएंगे, ऐसा है ना। इस प्रकार सम में है तो भी आप ऐसा अलग कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप चल सकते हैं, यहाँ से यहाँ, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो ये फिफ्थ नंबर हो गया सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं रिजल्ट और इसके प्रॉपर्टी में, कि जब हम किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो और कुछ विशेष बातें हैं। देखिए कि ये हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, और के कोई भी नंबर है, देन पहला पॉइंट, ए का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों सेम होता है ना। 1 2 3 4 का आप डिटर्मिनेंट निकालो या ऐसे, है ना, इसकी हमको सेम वैल्यू मिलनी है। क्यों सेम वैल्यू मिलनी है, क्योंकि ट्रांसपोज में आपका जो डायगोनल एंट्री है वो तो चेंज नहीं होता है, तो उसके वैल्यू भी चेंज नहीं होंगे। तो ये 4 1 जा 4 -3 2 जा 6, ये दे देगा आपको -2, और यहाँ से फिर से 6 ये मिल जाएगा आपको -2, आपको सेम वैल्यू मिलेगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल। नेक्स्ट है, यदि किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज का हम क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज हम जनरली सॉरी क्या, कंजुगेट, है ना, कंजुगेट यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो कंजुगेट जनरली क्या होता है, हम कॉम्प्लेक्स वैल्यू के लिए यूज करते हैं। तो वैल्यू निकालने के बाद डिटरमिनेंट जैसे हम निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो वैल्यू भी क्या हो सकता है, आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, A+I B टाइप का, ध्यान देंगे। तो पूरे मैट्रिक्स का कंजुगेट निकालने के बाद डिटरमिनेंट लो, या फिर उसका आप डिटरमिनेंट निकाल लो उसके बाद कंजुगेट करो, दोनों चीज क्या होंगे, सेम होंगे। नेक्स्ट है हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए जो हम यूज करते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट थीटा। तो यदि इसका हम मैट्रिक्स निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज और इसका कंजुगेट। और चूंकि ए ट्रांसपोज और मैट्रिक्स ए दोनों का डिटरमिनेंट सेम होता है तो ये आपका मैट्रिक्स ए हो गया। और उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, कंजुगेट यूज करेंगे। और कंजुगेट वाला जो सेकंड प्रॉपर्टी हमने यूज किया कि उसके डिटरमिनेंट के बाद भी कंजुगेट हम लगा सकते हैं, और ये सारे वैल्यू क्या होंगे, एक जैसे होंगे, सबकी वैल्यू आपको एक ही मिलेगा। नेक्स्ट है, यदि किसी मैट्रिक्स में के मल्टीप्लाई है, किसी मैट्रिक्स में के मल्टीप्लाई है, उसका डिटरमिनेंट निकालते हो, तो जितने भी ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा, ध्यान दें यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, n×n कहीं पे यूज हो जाता है और हम भूल जाते हैं इस चीज को अप्लाई करना। कि यदि 2×2 का है तो k⁴ बाहर आ जाएगा और ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। 3×3 का ले रहे हो और कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई है तो k⁴ बाहर आ जाएगा और ये उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ऐसा। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी ये कह रहा है। नेक्स्ट है यदि किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हुआ है और उसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी ए होगा। और ये कैसे कर सकते हैं कि यदि ए का डिटरमिनेंट निकालें और बी का डिटरमिनेंट निकालें, उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट करें, तब भी हमको क्या मिलेगा, सेम वैल्यू मिलेगा। ये आगे बहुत यूज होगा, है ना, जैसे हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टी और ये फिफ्थ प्रॉपर्टी आगे बहुत यूज होने वाला है। नेक्स्ट है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके इसको जनरलाइज किया गया। A × B है, मान जाए ए टाइप के सेम एलिमेंट का हम क्या करना चाहते हैं, डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं A⁴ का। तो ये डिटरमिनेंट के अंदर में ही कितने बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, m टाइम, ये यहाँ से यहाँ तक m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हुआ
तो दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट के। तो ये m टाइम्स है, तो इसको m टाइम हम कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ लेकर कितने टाइम, m टाइम्स, है ना। मैं पावर में n लिखा हूँ, गलत लिखा हूँ, ये हो जाएगा यहाँ पे m। तो डिटर्मिनेंट का सॉरी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकाल के पावर m करेंगे तब भी आपको वही वैल्यू मिलेगा। जैसे कोई भी मैट्रिक्स दिया है और a पावर 3 दिया है, ऐसा इसका डिटर्मिनेंट निकाल चाहते हैं, आपने a का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, सपोज आ गया 6, तो आप सीधा 6 का पावर क्या करो, 3 करो, वेयर 6 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ a, ऐसा सीधा। अलग अलग डिटर्मिनेंट निकालने की आवश्यकता नहीं है, मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि कोई भी हमारे पास जब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। जितने भी डायगोनल एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होंगे, मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, ट्रायंगल, चाहे वो अपर हो चाहे लोअर हो, उसका डिटरमिनेंट निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ऐसा जैसे हमारे पास एग्जांपल के फॉर्म में आप ले सकते हैं 1 2 3 0 4 6 ले लिए यहाँ पे, और ये 0 0 3 ले लो आप। इसका आप डिटरमिनेंट निकालना चाहते हो, है ना, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके जितने भी डायगोनल एंट्री होंगे उनका मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 4 इंटू 3, आपको दे देगा 12। ये शॉर्टकट इसका, है ना। चाहे तो जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा जीरो है उसके रेस्पेक्ट में आप क्या कर दो, इसका विस्तार कर दो, तब भी आपको यही चीज मिलने वाला है ना, यही चीज मिलने वाला है। तो ये हो गया 7th प्रॉपर्टी। अच्छा, प्रॉपर्टीज में इसमें क्लियर है सभी को, क्योंकि अब हम अगला मैट्रिक्स इसमें शुरू करने वाले हैं डिटरमिनेंट को ध्यान में रखते हुए। क्लियर सर। ओके, यस सर। है ना। 7th भी बहुत ही अच्छा मतलब रिजल्ट है अपना 7th वाला। कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए जो हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, है ना, तो इसको भी थोड़ा सा आप स्टार मार्क करके रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो मैट्रिक्स है वो है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम बात करेंगे। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है सिंगुलर कहलाता है यदि उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यदि उसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाए। और ये नॉन सिंगुलर कहलाता है यदि उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, है ना। तो नॉन जीरो से सीधा आप क्या ऐड करेंगे, नॉन सिंगुलर। ध्यान दें, ये नाम याद रखेंगे तो सिंगुलर भी आपके दिमाग में ऑटोमेटिक रहेगा। नॉन जीरो मतलब जिसका डिटरमिनेंट निकालने पर उसकी वैल्यू जीरो ना आए, है ना। तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स होगा, जैसे हम ये कोई मैट्रिक्स ले लें 1 2 3 4, है ना, तो ये क्या रहेगा, इसका -2 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये जो मैट्रिक्स है ए, ये मैट्रिक्स आपका कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी आगे मैट्रिक्स आपका इन्वर्टिबल है या नहीं है उसके लिए भी हम आगे देखेंगे इसको, यही चीजें यूज होगी। तो इसमें याद कैसे रखेंगे कि नॉन सिंगुलर मतलब नॉन जीरो, ये नॉन से ये दोनों को आप कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है मैट्रिक्स में आगे जो डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टियां हैं उसमें से आगे हम बढ़ रहे हैं, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। ध्यान दें, किसी भी मैट्रिक्स के लिए माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, तो ये माइनर और कोफैक्टर जो है पर्टिकुलर किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट का निकाला जाता है ना। ध्यान दें, माइनर और कोफैक्टर जो भी मैट्रिक्स हमारे पास प्रेजेंट है, अवेलेबल है, उसमें अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग माइनर और कोफैक्टर मिलेंगे, इसीलिए लिखा है माइनर ऑफ एंड कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। तो लेट हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए आई जे एन क्रॉस एन ऑर्डर का, और इसका हम माइनर निकालना चाहते हैं, तो ये माइनर क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1 obtained by leaving ith row and jth row column of A। माइनर कैसे निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट का जब हम माइनर निकालते हैं तो जिस एलिमेंट के लिए हम माइनर निकालना चाह रहे हैं
और वो जिस रो और जिस कॉलम में वो प्रेजेंट है, उस रो और कॉलम को छोड़ देने के बाद जो मैट्रिक्स बच जाता है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, वो इक्वल होता है। ध्यान दें, जैसे कि यहाँ पे हम 2/2 का लें, है ना, तो यहाँ पे 1 का हम माइनर निकालना चाहते हैं, उसको हम क्या लिखेंगे, M11 लिखेंगे, पहला कॉलम और पहले रो का एलिमेंट, है ना, M11 लिखेंगे। तो ये क्या होगा, तो इस रो और इस कॉलम को जब हम छोड़ देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, 4। तो 4 का आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 4 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 4 ही होगा, क्योंकि ये 1 × 1 का डिटर्मिनेंट बन रहा है। इसी फॉर्म में यदि हम M22 निकालना चाहते हैं, मतलब एलिमेंट जहाँ पे 2 पे स्थित है वो क्या है, 4, तो 4 के लिए निकालना चाहते हैं तो उसके इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे जिस पर वो प्रेजेंट है, ये ऐसा, इसको छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा, 1, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे आपको 1 ही मिलेगा। तो ये माइनर निकालने का तरीका, कि जिस भी एलिमेंट का हम माइनर निकालना चाहते हैं वो जिस रो और कॉलम में प्रेजेंट है उसको छोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स बचेगा उसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। नेक्स्ट, कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या चीज है, कोफैक्टर को हम कैपिटल AI जैसे डिनोट करेंगे, ध्यान देंगे, और इसको हम MI, जैसे M से माइनर हो रहा है, और ये कोफैक्टर के लिए हम AIJ यूज करने वाले हैं। तो ये कैसे मिलता है, ये माइनर की हेल्प से हम इसको निकालते हैं, और इसका फार्मूला क्या है, -1⁻I+J मतलब जब भी आप कोफैक्टर निकालना चाहते हैं आपको माइनर निकालना ही पड़ेगा। तो नीचे में देखिए एक एग्जांपल लिए हुए हैं, एक दो एलिमेंट का इसमें निकाल लेते हैं माइनर और कोफैक्टर दोनों। अच्छा, कोफैक्टर निकालना है तो हमको पूरा माइनस निकालना पड़ेगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे हम A11 का फाइंड करना चाहते हैं तो ये पहला एलिमेंट हो गया, पहला एलिमेंट, तो इस रो और इस कॉलम को जैसे ही हम छोड़ देंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बचेगा वो क्या बचेगा, 2 1 4 3। देखिए, पहले रो और पहले कॉलम को छोड़ने के बाद, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल दो आप, 3 2 जा 6 -4 1 जा 4, ये हो गया आपका 2, है ना। तो इसी क्रम में आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे यदि हम A11 निकालना चाहते हैं जो कि क्या है, कोफैक्टर की वैल्यू होती है, ये क्या हो जाएगा, -1⁻1 और यहाँ पे M11, -1 की पावर में आप करोगे 2, M11 की वैल्यू हमने निकाल लिया 2, और ये दे देगा आपको 2, ये इस प्रकार। तो पहले एलिमेंट के लिए कोफैक्टर 2 मिल गया, और पहले एलिमेंट के लिए A11 लिख दिया ना, गलत किया, सॉरी, यहाँ पे आप लिखो M11, क्योंकि हम माइनस निकाले पहले, तो माइनस की हेल्प से आप कोफैक्टर निकालोगे। तो आपके अपने प्रैक्टिस के लिए इसमें जो और भी एलिमेंट है आप कहीं से भी रेंडमली कोई 2 4 एलिमेंट आप चॉइस कर लिए, और उसके बाद उसका माइनर और कोफैक्टर निकाल लिया, है ना। इसी एक्चुअल में आगे और भी ये यूज होने वाला है ना, तो जहाँ पे जैसे जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम इसको निकालेंगे। इसी क्वेश्चन को कुछ कुछ और टॉपिक में मैं आगे ऐड किया हूँ, ताकि माइनर्स और कोफैक्टर बार बार निकालना ना पड़े। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा जल्दी से निकाल लेते हैं। सभी एलिमेंट के लिए, है ना, तो आप लोग भी करते रहेंगे अपने से। तो -1⁻2 इंटू में 2 हो जाएगा, तो ये मिल गया आपको 2। नेक्स्ट हमको निकालना है M12, तो M12 के लिए इस रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 और 2 3। ध्यान दें, दूसरा रो और दूसरा कॉलम छोड़ दिया है ना, सो 3 3 जा 9 -2 1 जा 2, ये दे देगा आपको 7। नेक्स्ट है M13, पहले रो के तीसरे कॉलम को एलिमेंट को हम छोड़ रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 2 2 4, तो 4 3 जा 12 -2 2 जा 4, ये दे देगा आपको 8। नेक्स्ट आ जाएगा M21, M21 में दूसरा रो और पहला कॉलम को लिप करेंगे हम, तो हो जाएगा 2 -1 एंड 4 3, ये वैल्यू दे देगा 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, ये आ गया आपका 10। नेक्स्ट है M22, M22 में पहले दूसरे रो और दूसरे कॉलम के एलिमेंट को जैसे हम छोड़ेंगे 1 -1 2 3, ये दे देगा आपका 3 1 जा 3 माइनस और माइनस प्लस हो गया 2 1 जा 2, ये मिल गया आपको 5। इसी में M23 निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 2 2 4, तो 4 1 जा 4 -2 2 जा 4, ये दे देगा आपको 0। इसको हम इसलिए निकाल रहे हैं, आगे कुछ क्वेश्चन और लिए हुए हैं जैसे एडजॉइंट वगैरह और कुछ कुछ चीजें हैं,
तो उसमें हम डायरेक्ट कोफैक्टर के एलिमेंट को हम वहां पे यूज कर लेंगे, है ना, इसीलिए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका M31। M31 में आ जाएगा 2 - 1 2 1, 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, ये आ जाएगा आपका 4। नेक्स्ट M32। M32 के लिए ये हो जाएगा 1 - 1 और 3 1, 1 1 जा 1 प्लस 3 1 जा 3, आ गया 4। नेक्स्ट यहाँ पे कर लेते हैं अंतिम एलिमेंट M33 के लिए। तो ये हो जाएगा 1 2 3 2, 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6, ये हो जाएगा -4, है ना। तो इसी वे में आप देखिए A12 जैसे आप निकालेंगे तो -1 टू द पावर 1 + 2, मतलब ये नेगेटिव होने वाला है, सीधी सी बात। M12 लिख दिए यहाँ पे, तो 7 आया है तो ये आपका -7 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना। A13 ये आपको पॉजिटिव होने वाला है, तो A13 का पॉजिटिव सीधा वैल्यू हो जाएगा M13, ये दे देगा आपको 8। नेक्स्ट A21, ये क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा -10। नेक्स्ट हम A22 निकालने वाले हैं। A22 यहाँ पे आपको पॉजिटिव दे रहा है और ये M22 दे देगा डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा वैल्यू 5। नेक्स्ट A23, ये आपका नेगेटिव होने वाला है और ये वैल्यू है आपका M230 है, तो ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट है A31, फिर से ये पॉजिटिव होने वाला है, तो सीधा ये M31 की इक्वल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट हम A32 निकालने वाले हैं, ये आपका नेगेटिव होने वाला है और मल्टीप्लाई में M32 और इसकी वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा -4। और यहाँ से A33 फाइंड करेंगे तो ये भी पॉजिटिव होने वाला है और ये आपका हो जाएगा M33 के इक्वल और ये दे देगा -4। तो ये सारे कोफैक्टर मिल गए। क्योंकि आगे किसी कोफैक्टर का यदि हम ट्रांसपोज कर दें तो उसका एडजॉइंट मिलता है ना, तो उसी के लिए ये रिजल्ट हम आगे यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। उम्मीद है माइनर और कोफैक्टर में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी देखिए हमने कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, है ना, किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट का हम कोफैक्टर देखे थे। अब हम किसी मैट्रिक्स का निकालना चाहते हैं कोफैक्टर। ये दोनों में डिफरेंस है ना, ध्यान देना। यहाँ भी हम कोफैक्टर ही यूज कर रहे हैं, वहां पर भी कोफैक्टर यूज किए थे, तो वो एलिमेंट के लिए था मैट्रिक्स के। हम यहाँ पे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज रिप्लेस्ड बाय कोफैक्टर देन मैट्रिक्स ऑब्टेन इज नोन एज कोफैक्टर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के को उसके कोफैक्टर से यदि हम क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, तो उसके बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम कोफैक्टर मैट्रिक्स कहेंगे। ध्यान देंगे, हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से क्या करना है, हमको रिप्लेस करना है। तो वो जो नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पे देखिए, तो अभी जो हम मैट्रिक्स सॉल्व किए जिसमें हमने माइनर निकाला पहले और माइनर निकालने के बाद क्या किए, उसका कोफैक्टर निकाले हर एक एलिमेंट का अलग अलग। तो देखिए यहाँ पे स्मॉल A11 की जगह में हमने कैपिटल A11 ले लिया, कैपिटल A12 कैपिटल A1 ले लिया, इसी फॉर्म में आगे ANN। तो AIJ से यदि हम रिप्लेस कर देते हैं पूरे एलिमेंट को उसको कोफैक्टर से, तो वो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम कोफैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारा मैट्रिक्स ये था, देखिए 1 2 1 -1 3 2 1 2 4 3। और इसका जो हमने कोफैक्टर निकाला हुआ था वो इस तरीके से निकाला हुआ था, 2 -7 8 -10 5 0 4 -4 -4। तो ये इसका कोफैक्टर हो गया। किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर क्लियर है जी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है। तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर
मैट्रिक्स इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अभी जो हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स पढ़ा, उसी का यदि हम ट्रांसपोज निकाल दें तो वो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाता है, और उस एडजॉइंट को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, डिनोट करने का तरीका है, वो ऐसा एडजॉइंट ए, है ना। इसको आप स्मॉल ए से स्टार्ट करके एडजॉइंट ए भी लिख सकते हैं, है ना। दोनों तरीके से लिख सकते हैं इसको आप। एडजॉइंट ए स्मॉल में लिखा है या कैपिटल में लिखा है, दोनों चलेगा। तो क्या है, जो भी आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स मिला रहेगा, उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का आप क्या निकाल दें, ट्रांसपोज निकाल दें, तो वो क्या कहलाता है, वो एडजॉइंट कहलाएगा उस स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो देखिए इसमें एग्जांपल भी हमने उसी को लिया हुआ है, पहले जो हमने अभी सॉल्व किया, कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसका एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका हमको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बना दिया हमने और कॉलम को रो बना दिया। अब ध्यान दें, किसी मैट्रिक्स और एडजॉइंट में एक विशेष रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या है, यहाँ पे देखिए नोट में हमने इसको जगह दिया है। लेट ए इक्वल टू ए आई जे इन क्रॉस एन ऑर्डर का, तो ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए, और ये इक्वल हो जाएगा उसके डिटर्मिनेंट के और मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे इसका बहुत ही अच्छा यूज है, ध्यान देंगे इस रिजल्ट का, कि कोई भी मैट्रिक्स है, यदि हम एडजॉइंट निकालते हैं और उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या एडजॉइंट निकालने के बाद मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों वैल्यू तो इक्वल होंगे ही होंगे, साथ ही साथ उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी के साथ जो मल्टीप्लाई होगा, तो ये तीनों वैल्यू क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये तीनों वैल्यू। आगे इनवर्स फाइंड करने के लिए इसका एक अच्छा यूज है, आगे देखेंगे इसको। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। चाहे आप इनवर्स कहें चाहे आप रेसिप्रोकल कहें, दोनों चलेगा। तो ये क्या होता है, a square matrix A is said to be invertible if there exists a square matrix B, Bij वो भी सेम ऑर्डर का होना चाहिए, ध्यान देंगे इसको, such that AB इक्वल टू BA इक्वल टू I, कि यदि A का B के साथ मल्टीप्लाई करें या B के A के साथ मल्टीप्लाई करें और इन दोनों का प्रोडक्ट यदि आपको I मिल जाता है, तो B इनवर्स कहलाएगा किसका, A का। ध्यान देंगे हम A का इनवर्स फाइंड कर रहे हैं ना, सीधी सी बात है, नंबर में जो हम लेके चलते हैं कि 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको 1 मिल जाए आइडेंटिटी, और वो क्या है 1/2, तो दोनों एक दूसरे की इनवर्स कहलाते हैं। बिल्कुल वैसे ही ए में हम क्या मल्टीप्लाई करें, चाहे प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलना चाहिए, मैट्रिक्स मिलना चाहिए। कौन सा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तब जो भी मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए के साथ, वो मैट्रिक्स उसका क्या कहलाएगा, इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। एंड इन दिस केस बी इज इनवर्स ऑफ ए, दैट इज ए इनवर्स इक्वल टू बी, है ना। इसको कैसे लिखेंगे हम, ए इनवर्स इक्वल टू बी लिखेंगे। अब इसमें खास ध्यान देंगे, जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है, कि और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवर्सिबल इफ इट इज नॉन सिंगुलर, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी फाइंड कर सकते हैं जब वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। दोनों तरफ से चलेगा, नॉन जीरो है तभी इनवर्स मिलेगा उसका, और इनवर्स है तो उसका डिटर्मिनेंट आपको नॉन जीरो मिलेगा, दोनों तरफ से। तो उसी को क्या लिखा है, ए इज इनवर्सिबल इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। इसका जो प्रूफ है, इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, प्रूफ को आप लोग देख लेंगे, यदि समझ नहीं आएगा तो आप लोग पूछ देना, ठीक है। प्रूफ को मैं नहीं करा रहा हूँ, चलेगा ना, बोलिए एक बार यस नो। जी सर। ओके, पीडीएफ नोट्स में देख लेंगे इसको, है ना। ये और इसका जो इनवर्स एलिमेंट जो मिलता है इस फॉर्म में मिलता है। 12th लेवल में हम करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसको हम ए इनवर्स कहते हैं। ये 12th लेवल का किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का तरीका है, ये बाय दिस फार्मूला। तो वहां पे हम प्रूफ नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बता देते हैं, है ना। ये इसका प्रूफ हो गया।
इसी वे में एक और रिजल्ट, इफ A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, हमारे पास A1 से लेकर AN तक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इनका प्रोडक्ट भी कैसा होगा, नॉन सिंगुलर होगा। ध्यान देंगे, प्रोडक्ट भी कैसा होगा, नॉन सिंगुलर होगा। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम ए लिए, ए कैसा है, नॉट इक्वल टू जीरो है। हमने बी एक मैट्रिक्स लिया, ये कैसा है, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी कैसा होगा, नॉन सिंगुलर होगा। मतलब इसका यदि हम डिटरमिनेंट निकालें तो नॉट इक्वल टू जीरो मिलेगा। कैसे, देखिए, ये वैल्यू यदि हम निकालना चाहते हैं, ध्यान दे, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो इसका प्रोडक्ट भी कैसा हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। तो इसी को जनरल एन मैट्रिक्स के लिए इसको लिया गया है सीधा। यदि हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं तो उनका प्रोडक्ट भी कैसा हो जाएगा, नॉन सिंगुलर हो जाएगा, है ना। आगे कुछ क्वेश्चन में हम इसका यूज करेंगे। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ इनवर्सिबल मैट्रिक्स इज अगेन इनवर्सिबल, ऐसा। ठीक, यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन लिए हैं हम। लेट एक पोलिनोमियल मैट्रिक्स है हमारे पास, 1 + x⁴ 5 15 5 7 x3 6 13 x एंड 11 एंड x बिलोंग्स टू R। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि x कहाँ से आ रहा है ना। शुरुआत जब हम स्टार्ट किए थे मैट्रिक्स का, तो एक मैट्रिक्स पढ़े थे, एफ मैट्रिक्स। एफ क्या है, एफ वो सेट है जहां से उस मैट्रिक्स का एलिमेंट का क्या लेंगे, हम एंट्री लेंगे, है ना। तो जहां से भी एलिमेंट आ रहा है उसको वही वाला मैट्रिक्स कहेंगे। रियल है तो रियल मैट्रिक्स। तो ये जो एक्स की जो हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है, आर से आ रहा है, तो ये क्या है, ये एक रियल मैट्रिक्स है। देन पहला पॉइंट, ए एक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। AX is non-singular matrix for infinite number of x which is from real number. Point C, AX is singular matrix for at least one x belongs to R. और D है, AX is singular matrix for infinite number of x belongs to R. चलिए बताइए कौन कौन से पॉइंट पे ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता है। सबसे पहला काम तो हमको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बताने के लिए हमको इस मैट्रिक्स का क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, है ना। तो मैट्रिक्स का हमने क्या निकाल लिया, डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब चूंकि ये डिटर्मिनेंट totally depend on the variable x which is from real number, है ना। ये जो डिटरमिनेंट हमने निकाला, है ना, डिटरमिनेंट कैसे निकाले हम, ये आप जान रहे हैं, 3×3 का है, आसानी से निकल जाएगा। और इसका जो फाइनल रिजल्ट जो आया, ये आया 38x⁵ 383 इंटू एक्स माइनस 185, ये हमको मिला इसका डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट से हमको कंक्लूजन निकालना है, ये चारों पॉइंट को हमको चर्चा करना है। तो बताइए इसमें से कौन कौन सा पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। हेलो, चर्चा करें। सर फर्स्ट इनकरेक्ट होगा। फर्स्ट इनकरेक्ट होगा, कैसे बताइए। ये बोला है कि एक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर बोल के, जबकि हमको पता है यहाँ से हमको 5 रूट्स ऐसे मिलेंगे आर से जिसपे ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएगा, तो फॉर ऑल है सिंगुलर हो इसलिए वो जाएगा, इनकरेक्ट। ठीक, बहुत बढ़िया। अब चूंकि ये हमारा क्या है, पोलिनोमियल मैट्रिक्स है, तो जितना इसका मैक्सिमम पावर होगा इस पोलिनोमियल का, उतना रूट तो इसका हमको मिल ही जाएगा, है ना। जीरोज मिल जाएगा, रूट नहीं कहेंगे, जीरोज मिल जाएगा, जिसपे ये मैट्रिक्स हमको क्या दे देगा, जीरो दे देगा। तो कितने मिल जाएंगे यहाँ पे, टोटल 5 मिल जाएंगे। और ये कहता है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, हर एक एक्स के लिए, एक्स का वैल्यू हम कुछ भी रख दें, इसका डिटरमिनेंट हमको जीरो देगा कह रहा है। तो ये पहला पॉइंट तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट, AX is non-singular matrix for infinite x belongs to R. इसके बारे में क्या ये कहेंगे, ट्रू हो जाएगा नॉन सिंगुलर क्योंकि मैट्रिक्स फॉर इनफाइनाइट x बिलोंग्स टू R, हाँ, बिल्कुल क्योंकि सही, उन 5 को छोड़ के बाकी के लिए तो ये नॉन सिंगुलर ही रहेगा। नॉन सिंगुलर ही रहेगा, है ना। तो 5 मतलब रियल नंबर से आ रहा है तो इनफाइनाइट नंबर है, तो ये बी हमारा करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट सी में देखिए AX इज सिंगुलर मैट्रिक्स फॉर एटलीस्ट वन X बिलोंग्स टू R। ये भी ट्रू होगा। ये भी ट्रू है, क्यों ट्रू है? 5 वैल्यू के लिए तो हमको ये सिंगुलर देना है ना, ध्यान दे, हाँ, तो कम के लिए तो होगा ही। है ना, तो कम से कम एक कह रहा है, हमको तो 5 मिल गया, तो ये सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। डी देखिए AX इज सिंगुलर मैट्रिक्स फॉर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के लिए तो सिंगुलर नहीं देगा, है ना। अभी हमने देखा कि 5 वैल्यू के लिए सिंगुलर वैल्यू दे रहा है, तो इनफाइनाइट के लिए तो देगा ही नहीं, तो डी ऑप्शन भी यहाँ पे डिस्कार्ड होता है आपका। बाकी लोगों को क्लियर हुआ? यस सर। ठीक। अब इसी जो इस क्वेश्चन में हमने जो डिस्कस किया जिस पॉइंट को लेकर, है ना, उसी को थोड़ा सा हम रिजल्ट के फॉर्म में लिखे हैं। एक बार इसको देख लेते हैं ताकि ये आगे हम यूज कर पाए या अपने माइंड में रहे कम से कम। इफ px is polynomial with odd degree then px has at least one real root। ध्यान देंगे कि यदि हमारे पास कोई पोलिनोमियल है और उस डिग्री कैसा है, ऑड है, जैसे इसमें हमने ऑड डिग्री लिया हुआ है x टू द पावर 5, है ना, x टू द पावर 5। ध्यान देंगे x यहाँ पे रियल नंबर कहाँ है ना, तो कम से कम एक रूट ऐसा मिलेगा इसमें, इसके लिए जो क्या देगा, इस पोलिनोमियल को पूरी तरह से जीरो बना देगा, वो रियल होगा। ध्यान देंगे, और जब हमको कॉम्प्लेक्स रूट मिलता है तो हमेशा पेयर में होता है ना, उसको भी दिमाग में रखेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन में वही कहा था कि एटलीस्ट वन वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा, तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, इफ पी एक्स इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n देन पी एक्स हैज एट मोस्ट n रूट। अधिकतम उसके पास कितने रूट होंगे, n रूट होंगे, जितना डिग्री उतना ही रूट होगा उसके पास, है ना। तो ये पुरानी बेसिक चीजें हैं स्कूल लेवल पे जो आप पढ़ते आए हैं वो है। अब आगे बढ़ते हैं, जो कुछ स्पेशल मैट्रिक्स जो हमने पढ़ा था, उस स्पेशल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसा बिहेव करता है या क्या क्या वैल्यू उनका हम ले सकते हैं डायरेक्ट यूज करने के लिए, अपने माइंड में रखेंगे, और उसको निकालने के तरीके को भी मैं सॉल्व कर दिया हूँ, जल्दी से फटाफट हो जाएगा ये भी। तो पहला जो मैट्रिक्स लिए हम इसमें, वो लिए हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसका जो डिटर्मिनेंट होता है, कोई भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो, या तो जीरो होगा या तो वन होगा, है ना। तो कैसे ये जीरो या वन हो रहा है, देखिए, लेट ए बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो ए यदि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अब हमको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट, तो हमने क्या निकाल दिया, उसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया, ए स्क्वायर का और ए का, मतलब दोनों साइड का। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि ए का पावर एम यदि है तो पूरे डिटर्मिनेंट के पावर में हम लगा सकते हैं, है ना, तो उसी का हमने यूज किया, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 2 हो गया ये, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। राइट साइड को हमने लेफ्ट में ट्रांसफर किया, और यहाँ से हम डिटर्मिनेंट ए जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बच जाएगा डिटर्मिनेंट ए माइनस वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब ये दो वैल्यू का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो दोनों अलग अलग जीरो होंगे, तो पहला डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो मिल गया, और सेकंड में डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू -1, -1 को पक्षांतर करेंगे तो आपको +1 मिल जाएगा। तो ये दो वैल्यू मिल गया हमारे पास, और ए को हम क्या लेके चले थे, आइडेम्पोटेंट। तो कोई भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट हमको मिलेगा वो या तो जीरो हो सकता है या फिर वन हो सकता है। तो आगे जब हम किसी क्वेश्चन पे हम अप्रोच लगाना चाहेंगे तो ये चीजें आगे काम आएगा, है ना। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कोई इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है मतलब क्या होगा, उसका स्क्वायर जो है किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। हम यहाँ पे फिर से डिटर्मिनेंट लेके यूज करेंगे, तो ये फिर से डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू वन, और स्क्वायर को जब हम राइट तरफ ले जाएंगे तो ये आपका +-1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो यहाँ से देखिए, कोई भी हमारे पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स मिलता है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो वन होगा या फिर -1 होगा। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा जीरो होता है। लेट ए बी ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स, देन देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट ए के इक्वल टू जीरो, है ना। एक के तो ऐसा होगा न्यूनतम पावर वाला, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। इसका डिटर्मिनेंट यदि लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर के इक्वल टू जीरो, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर के इक्वल टू जीरो, और डिटर्मिनेंट ए के का पावर जीरो हो रहा है तो ये डिटर्मिनेंट ए भी क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि कोई भी यदि हम नीलपोटेंट मैट्रिक्स लें तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा हमको क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। ये जनरल प्रूफ है ना। आप चाहे तो पर्टिकुलर कोई एग्जांपल लेके भी इसको आप
प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हर्मिशियन मैट्रिक्स। कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो कोई भी रियल नंबर होता है, ध्यान दें। हर्मिशियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कोई भी रियल नंबर होता है। ए बी अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, देन ए इक्वल टू ए थीटा हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट ले लो आप, डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये क्या देता है, ए थीटा को हम क्या करते हैं, उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज करते हैं। ध्यान दो आप। अभी कैसे पता चला, इसी रिजल्ट से कैसे पता चल गया कि कोई भी रियल नंबर होगा, ध्यान दो। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कंजुगेट हुआ है ना ये, तो इसके पहले इसमें एलिमेंट कैसे होंगे और इसके डायगोनल एंट्रीज कैसे होंगी उस पर हमने चर्चा किया था, है ना। तो जैसे हम इसमें एक एलिमेंट ले लेते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स एलिमेंट ले लेते हैं, ये ऐसा, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है इक्वल होना चाहिए कैसे, ए प्लस आयोटा बी के कॉन्जुगेट के, ऐसा यही होगा ना। यदि ए के जगह में पर्टिकुलर कोई एलिमेंट लेके चले हम, तो इस रिजल्ट को हम ऐसा लिख सकते हैं, सपोज जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू हम लेके चलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम ये जो मॉडुलस आप देख पा रहे हैं, या डिटर्मिनेंट क्या है ना, ये इसके इक्वल हो रहा है, सेम टू सेम, चाहे आप कंजुगेट लो या बिना कंजुगेट के लो। तो ऐसा कब होता है, यदि ए हमारा कोई रियल नंबर है, जैसे 5 ले लें, तो 5 का आप कंजुगेट करोगे तो आपको 5 ही मिलेगा। तो ये दोनों इक्वल कब हो पाएंगे, जब ये पूरा वैल्यू कॉम्प्लेक्स ना होकर के क्या हो, रियल हो। ये बात क्लियर है क्या, समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस ऑफ इवन ऑर्डर इज रियल नंबर and determinant of skew Hermitian matrices of odd order is either purely imaginary और जीरो। यदि हम ऑड ऑर्डर का लेके चलते हैं, ऑर्डर कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, तो उस केस में उसका जो डिटर्मिनेंट होगा या तो जीरो होगा या फिर प्योरली इमेजिनरी होगा, है ना। इसको भी एलिमेंट एंट्री कैसे होंगे, डायगोनल एंट्रीज को हम लेके चले थे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। स्क्यू हर्मिशियन मतलब ए थीटा इक्वल टू माइनस ए मिलना चाहिए। तो ये कैसे हो जाएगा, डिटर्मिनेंट जब लेंगे तो -1 टू द पावर n बाहर आएगा। ध्यान दें, हम पहले ही बताए हैं कि कोई स्केलर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो जितने ऑर्डर का है उतना कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो उसी को हमने फुलफिल किया। तो यहाँ पे -1 वो कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो -1 टू द पावर n बाहर आएगा और उस मैट्रिक्स का क्या मिल जाएगा, हमको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। अब ये ए थीटा का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसका कंजुगेट। तो यहाँ पे ये डिपेंड करेगा, यदि n आपका इवन हो जाता है तो ये डिटर्मिनेंट आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और n यदि आपका ऑड हो जाता है तो ये माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ 8 और ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब देखिए, यदि n आपका इवन है, तो इवन है तो ये सीधा क्या मिल रहा है हमको, सीधा रियल नंबर मिल रहा है कि नहीं। देखिए अभी इसके जस्ट पिछला में देखा हमने हर्मिशियन का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए कॉन्जुगेट, तो उस केस में रियल हो रहा था, तो सीधा रियल हो गया ये, मतलब ये हर्मिशियन वाला ही केस हो गया। यदि n आपका ऑड हो जाता है, ऑड हो जाता है, तो ये आपको नेगेटिव मिलेगा। तो नेगेटिव मिलेगा तो इसको आप सॉल्व करने का तरीका वही है, इसका पिछला वाला जो एलिमेंट हम निकाल रहे थे कि डायगोनल में एंट्री कैसे मिलने चाहिए, डायगोनल में एंट्री कैसे मिलने चाहिए, ये वाला वैल्यू है ना। ये मॉड ए, इसको आप लेफ्ट साइड लेके आओगे तो प्लस ये हो जाएगा इक्वल टू 0, ये आपको दे देगा 0, ऐसा। तो इसमें इसमें क्या था कि a प्लस आयोटा बी दिस इज इक्वल टू माइनस में a प्लस आयोटा बी, ऐसा हम एलिमेंट लेके चले थे, याद करो, है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। तो a प्लस आयोटा बी इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस a माइनस आयोटा बी, और a प्लस आयोटा बी दिस इज इक्वल टू माइनस a माइनस प्लस आयोटा बी, है ना। तो यहाँ पे आयोटा बी कैंसिल हुआ था, और यहाँ से 2a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0 हो गया था।
तो ए 0 हुआ था, तो हमारे पास जो एलिमेंट था वो कैसा था, ए प्लस आइटा बी टाइप का। तो ए को यदि हम यहाँ पे 0 बना देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल आइटा बी बचेगा क्या? तो क्या मिल रहा था हमको, इमेजिनरी या फिर 0 डायगोनल एंट्रीज के रूप में। तो बिल्कुल वैसे ही है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मतलब क्या, ये ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, उस मैट्रिक्स का हमको नेगेटिव मिल जाएगा। इसका जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो यहाँ पर भी -1 बाहर आएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए पॉजिटिव मिल जाएगा यदि एन हमारा इवन है, और नेगेटिव मिलेगा यदि एन हमारा क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। तो पहला केस एन इज इवन, यदि एन हमारा इवन है तो उस केस में डिटर्मिनेंट तो हमको कोई भी नंबर मिल जाएगा। देखिए उसके डिटर्मिनेंट के ही इक्वल आ रहा है, तो कोई भी नंबर हो सकता है ये इवन के केस में। इफ एन इज ऑड, यदि एन आपका ऑड हो जाता है तो उस केस में उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है कि यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और वो कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ध्यान देंगे, और यदि वो ऑड ऑर्डर का है तो उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। सीजी सेट टाइप के जो क्वेश्चन है, जो स्टेट लेवल के सेट में जो पूछा जाता है ना, कई बार डायरेक्ट इसको स्टेटमेंट में दे देता है। कोई भी मैट्रिक्स दे देगा और उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, बड़ा मैट्रिक्स आपको पहचानना है। यदि वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट आप 0 लिखो, यदि ऑर्डर क्या है, ऑड है तो। नेक्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स हम ले रहे हैं वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है या तो 1 होता है या फिर -1 होता है। लेट ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन क्या प्रॉपर्टी होल्ड करेगा ये, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्योंकि हमको मैट्रिक्स फाइंड करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो हमने डिटरमिनेंट ले लिया दोनों साइड में। तो आइडेंटिटी का तो डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, 1 होता है, और दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग डिटरमिनेंट ले लिए इसको। क्योंकि डिटरमिनेंट का पहला ही प्रॉपर्टी हमने देखा था कि ट्रांसपोज का जो भी डिटरमिनेंट क्या होता है, सेम होता है। तो ये आपका डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, और फाइनली डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो +-1। तो ये हमारा क्या था, ऑर्थोगोनल। तो जब किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की हम बात करेंगे तो हमेशा हमको क्या मिलने वाला है, +1 या फिर -1। नेक्स्ट एक और मैट्रिक्स की हम बात करेंगे और वो है यूनिटरी मैट्रिक्स। किसी भी यूनिटरी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो यूनिट मॉडुलस का होता है, ध्यान देंगे। यूनिट मॉडुलस, यूनिट मॉडुलस का मतलब क्या है, यूनिट मतलब इकाई, इकाई मतलब एक, है ना। मॉडुलस मतलब मापांक में वैल्यू लेके चलेंगे आप। मापांक में क्यों वैल्यू लेके चलेंगे उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ, है ना, उसको देखेंगे आप लोग। ये सपोज ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और वो कैसा है, वो यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो वो क्या देगा, ए इंटू ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी। हमने क्या ले लिया, उसका डिटरमिनेंट लिया। डिटरमिनेंट लेने पे दोनों दोनों अलग अलग मैट्रिक्स में अलग अलग डिटरमिनेंट आ जाएगा। ये जो अंतिम प्रॉपर्टी हम देखे थे, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस और उसका डिटरमिनेंट, है ना। तो ये मिल जाएगा, ए का तो ए ही रहेगा डिटरमिनेंट, लेकिन ए थीटा का क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉन्जुगेट। अब देखिए थोड़ा सा इस चीज को समझाने के लिए यहाँ पे डिटरमिनेंट ए को थोड़ा सा हम वर्ड में लिखे हैं, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए और उसका बार इक्वल टू 1। अब चूंकि डिटरमिनेंट ए का मतलब क्या है, ए क्या है, अपने आप में एक स्केलर नंबर है, अपने आप में एक क्या है, एक स्केलर नंबर है। तो स्केलर नंबर यदि हम जेड लें और उसका क्या निकालें, हम कॉन्जुगेट निकालें, तो जेड बार हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। और जेड इंटू जेड बार का मल्टीप्लाई का होता है मॉडुलस जेड का स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पे मॉडुलस जेड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट ए मॉडुलस स्क्वायर। ध्यान दें, यहाँ डिटरमिनेंट लिखने का मतलब यह है कि यदि मैं डिटरमिनेंट वाला ये ऐसा दो खड़ी लाइन यदि मैं लेता रहता तो ये डिटरमिनेंट ही हम समझते,
है ना, इसीलिए ऐसा डिटरमिनेंट लिखे हैं। अब ये जो लाइन जो दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में मॉडुलस के लिए हम यूज किए हैं, है ना, मॉडुलस ऑफ डिटरमिनेंट ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का इधर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ध्यान दें मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेके चलते हैं हम। ध्यान दें जब किसी नंबर का हम मॉडुलस फाइंड करते हैं तो एक्चुअल में वो पॉजिटिव वैल्यू को दिखाता है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मॉडुलस इक्वल टू 1, नेगेटिव को इग्नोर किया, यहाँ पे हम पॉजिटिव लेके चले हैं, कारण ये डिटरमिनेंट नहीं था एक्चुअल में। इस डिटरमिनेंट का क्या है, ये मॉडुलस है। अभी तक अब डिटरमिनेंट का प्लस माइनस होता था, 1 0 होता था, यहाँ पे उसका मॉडुलस हम लिए हैं, तो मॉडुलस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा, यूनिट मॉडुलस, मतलब उसकी पॉजिटिव वैल्यू हम लेके चलेंगे। कहने का मतलब यदि डिटरमिनेंट आपको सपोज आयोटा मिल जाता है तो इसका आप मॉडुलस निकालोगे तो हमेशा आपको फिर से 1 ही मिलना है, ऐसा। बताइए अंतिम वाला प्रॉपर्टी जो डिटरमिनेंट हम निकाले यूनिटरी का, क्लियर है क्या सभी को? यस सर। ठीक। अगले क्लास से हो सकता है हम और PYQ क्वेश्चन पे भी धीरे से हम चर्चा करेंगे।